नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। आज हम लोग बात करेंगे आदित्य L1 मिशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देखिएगा, आदित्य L1 है क्या। आदित्य का मतलब होता है सूर्य, और आदित्य एक सैटेलाइट का नाम है। L1 वो कक्षा है जहां पर हमें इस सैटेलाइट को वहां पर रखना है, मतलब हमें एक ऐसी व्यवस्था करनी है कि वह L1 पॉइंट पर आ जाए। L1 का मतलब होता है लंगराज पॉइंट 1। लंगराज पॉइंट के बारे में हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो देखिएगा, आदित्य जो L1 है वो आदित्य मतलब एक सैटेलाइट है। L1 वो कक्षा है जहां पर इस सैटेलाइट को हमको स्टेबल करना है। आदित्य L1 जो सैटेलाइट है उसको जिस व्हीकल से वहां पहुंचाया जा रहा है उसका नाम है PSLV C57। ये जो व्हीकल है वो एक नॉर्मल जो रॉकेट इंजन होता है वह होता है, और इस नॉर्मल रॉकेट इंजन से हम लगभग 2500 से 3000 किलोग्राम की वस्तुओं को स्पेस पे ले जा सकते हैं। आदित्य L1 को 2 नवंबर 2023 मतलब 2/9/23 को लॉन्च किया गया था सुबह 11:50 पर। जिस स्पेस स्टेशन से इसे लॉन्च किया गया उसे बोला गया सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भारत के पास अभी जो अंतरिक्ष जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके लिए जो स्पेस स्टेशन है वह बेसिकली है सतीश धवन स्पेस स्टेशन। बच्चे पूछते हैं कि सर सतीश धवन स्पेस स्टेशन इसका नाम क्यों रखा गया है। तो जो सतीश धवन जी थे वो इसरो के एक्स चेयरमैन भी रह चुके हैं। वो एक मैकेनिकल और एरोस्पेस इंजीनियर थे। उन्हीं के नाम पे अंतरिक्ष केंद्र या स्पेस स्टेशन का नाम रखा गया है। यह स्पेस स्टेशन आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा में स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन आता है कि श्रीहरिकोटा ही क्यों, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार ऐसी जगहों पे क्यों स्पेस स्टेशन नहीं बनाए जाते। तो इसका दो प्रमुख कारण हैं। श्रीहरिकोटा जो है वो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर लाइन के काफ़ी पास है। जो भी स्पेस क्राफ्ट स्पेस पे भेजा जाता है उसका पहला काम होता है कि वह इक्वेटर लाइन के पास आए, ताकि वो इक्वेटर लाइन से सर्कुलेट होते हुए अपना ऑर्बिट बढ़ाते हुए उस जगह पे पहुंचे जहां पर उसे जाना है। तो श्रीहरिकोटा जो है वो भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर लाइन के बहुत पास है। दूसरा, श्रीहरिकोटा से जब हम भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर लाइन की तरफ आगे बढ़ते हैं तो उस बीच में पूरी तरह से समुद्र है। अगर किसी भी प्रकार का जो स्पेस व्हीकल है उसमें प्रॉब्लम आती है और अगर वो ब्लास्ट हो जाता है तो वो ऐसी जगह पे गिरेगा जहां पर कोई इंसान ही नहीं रहते, मतलब समुद्र में गिरेगा, जिससे जान और माल की हानि होने से हम बच पाएंगे। इसीलिए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश को ही इसके लिए चुना गया है। अब देखते हैं, ये जो आदित्य L1 है वो 125 दिन का सफर तय करके 125 दिन में 1.5 मिलियन किलोमीटर मतलब लगभग 15 लाख किलोमीटर दूरी तय करेगा। आपको यह दूरी सुनने में बहुत ज़्यादा लग रही होगी कि 15 लाख किलोमीटर की दूरी यह स्पेस सैटेलाइट जो है वो तय करेगा, बट मैं आपको बता दूं ये अर्थ और सन के बीच का सिर्फ 1% हिस्सा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी कितनी ज़्यादा है। अब देखिएगा, जिस पॉइंट पे हम इस सैटेलाइट को भेज रहे हैं वो है L1। बेसिकली L1 का मतलब है लंगराज पॉइंट 1। लंगराज ने टोटल 5 पॉइंट दिए हैं। यह L1 से लेकर L1, L2, L3, L4 और L5। अगर इन पांचों पॉइंट को देखें तो उन्होंने उनका जो कॉन्सेप्ट है उनके हिसाब से कि अगर हम L1 पॉइंट पे किसी भी सैटेलाइट को अगर ले जाएं तो वहां पर अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी बराबर हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि मान के चलिए यह कोई वस्तु है, इसे 100 न्यूटन के बल से मैं राइट हैंड साइड से खींचता हूं, 100 न्यूटन के बल से लेफ्ट हैंड साइड खींचता हूं, तो यह वस्तु कहीं नहीं जाएगी, वो स्टेबल हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही अगर हम L1 जो पॉइंट है उस पर इस सैटेलाइट आदित्य को डाल देंगे तो उस कंडीशन पे होगा ये कि अर्थ की ग्रेविटी और सन की ग्रेविटी के ठीक बीचों बीच होगा, मतलब ऐसी ग्रेविटी जहां पर वो इक्वल पोजीशन पे होगा। तो हमें ईंधन की खपत बहुत कम करनी पड़ेगी, जिससे इसकी जो आयु है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत ने L1 पॉइंट चुना, क्योंकि इसरो का शुरू से ही ये सोचना होता है कि मिनिमम बजट पे स्पेस प्रोग्राम को कैसे कंडक्ट किया जाए। इसीलिए L2 से L5 तक के पॉइंट ना चुनकर इसरो ने L1 पॉइंट चुना। अब देखिएगा, ये जो आदित्य सैटेलाइट है उसकी जो मिनिमम एज है वो 5 इयर्स बताई गई है, बट अगर हम L1 पॉइंट पे सही तरीके से पहुंच पाएंगे तो लगभग ये 10 से 15 साल तक आराम से काम कर पाएगा। तो ये था आदित्य L1 के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अब देखते हैं ये जो आदित्य L1 है वह L1 पॉइंट पे करेगा क्या। तो ये करेगा प्लाज्मा एनालिसिस। प्लाज्मा एनालिसिस का मतलब होता है फोर्थ स्टेट ऑफ द मैटर। जैसे कि हम जानते हैं
कि सॉलिड, लिक्विड, गैस 3 स्टेट ऑफ मैटर होते हैं। उसी प्रकार जब आप इनसे आगे चले जाते हैं तो जो 4th स्टेज आता है उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। यह जो प्लाज्मा स्टेट है इसे ही 4th स्टेज ऑफ मैटर या हिंदी में द्रव्य की चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। आदित्य L1 को इसी प्लाज्मा एनालिसिस के लिए भेजा गया है। अब देखिएगा, बेसिकली सन में 74% जो हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन मिलकर, 2 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाते हैं और जो हीलियम का परसेंटेज है वो है 25%। तो अगर आप 100% सन को लें तो आपको पता चलेगा कि 74% हाइड्रोजन है, 25% हीलियम है। तो जो 1% हिस्सा है वो कौन से एलिमेंट का है या कौन से आयन जो है वो प्लाज्मा में जो इन्वॉल्व है या जो प्लाज्मा स्टेट में कौन से आयन सन के सरफेस पे या उनके इंटरनल कोर्स पर विद्यमान है, इसको हमको जानना है। अब आपको लग रहा होगा कि सिर्फ 1% प्लाज्मा एनालिसिस से क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल सोलर सिस्टम का 99.8% मास जो है, मतलब द्रव्यमान जो है, वो सन होल्ड करता है। मतलब इस पूरे सोलर सिस्टम में क्या आता है, आपके 8 ग्रह आते हैं, उसके उपग्रह आते हैं, धूमकेतु आते हैं, उल्कापिंड आते हैं। इंग्लिश में अगर इसी को बोलें तो प्लैनेट हो गया, सैटेलाइट हो गया, एस्टेरॉइड हो गया, मेटेरॉइड हो गया। इन सारे चीज़ों को भी अगर आप मिला लोगे तो वो सोलर सिस्टम का सिर्फ कितना 0.2% बस होल्ड करते हैं, जबकि 99.08% सिर्फ सन होल्ड करता है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आप सन का 1% जो प्लाज्मा स्टेट में जो आयंस हैं, अगर आप उसको जान पाए तो इस सोलर सिस्टम का 5 गुना ज़्यादा आपको जानने में मदद मिलेगी। अब देखिएगा इसरो का एम क्या क्या है। तो इसरो का सबसे पहला एम है स्टडी ऑफ सोलर अपर एटमॉस्फेयर। सन का जो आउटर स्पेस है, मतलब आउटर सरफेस है, उसके बारे में एनालिसिस करना। अब ये एनालिसिस होगा कैसे, प्लाज्मा से जो रेडिएशन क्रिएट होगी उनका फोटो जो है या उनकी पिक्स की सहायता से ये एनालिसिस किया जाएगा कि उसके आउटर सेल पर जो भी हमको जो रेडिएशन मिल रही है उसमें कौन कौन से आयन हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा हैं। तो ये सबसे पहला काम हो गया कि सोलर अपर और एटमॉस्फेयर को हमको जानना है। अब देखिएगा सोलर का जो एटमॉस्फेयर है वो बना कैसा है, उसके 3 इंटरनल कोर्स हैं और 4 आउटर कोर्स हैं, मतलब 3 आंतरिक भाग और 4 बाह्य भाग। 4 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है फोटोस्फीयर, फिर होता है क्रोमोस्फीयर, फिर होता है आपका ट्रांसमिशन एरिया, फिर लास्ट में है कोरोना। कोरोना किसी बीमारी का नाम नहीं है, वो जो बाद की जो लेयर है सन की उसी को कोरोना कहा जाता है। तो यहाँ पर जो ये हमारा आदित्य L1 है वो बेसिकली 2 सरफेस पे टारगेट करेगा, पहला क्रोमोस्फीयर पे और लास्ट कोरोना पे। इन 2 लेयर्स के बारे में इनके प्लाज्मा को अच्छी तरह से एनालिसिस करने का काम करेगा। दूसरा है द पार्शियल आयोनाइज प्लाज्मा। मैंने पहले ही कहा कि प्लाज्मा में कोई भी चीज ना सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना गैस है। तो प्लाज्मा में और कौन कौन से आयन एग्जिस्ट करते हैं उनके बारे में हमको रेडिएशन के थ्रू जानकारी मिलेगी। प्लाज्मा एनवायरनमेंट, प्लाज्मा का एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसमें कौन कौन से आयन पाए जाते हैं, इसके बारे में इंफॉर्मेशन। सोलर कोरोना हीटिंग मैकेनिज्म, जो उसका हीटिंग प्रोसेस है कि लगातार मालूम जो सन की हीट है वो इंक्रीज होती जाती है, वो किस प्रकार से होती है। नॉर्मली जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसमें हम सिर्फ इतना जानते हैं कि 2 हाइड्रोजन के फ्यूजन से एक हीलियम बनता है और एनर्जी की इनफिनाइट मात्रा जो है, इनफिनाइट जो एनर्जी निकलती है वो एटमॉस्फेयर में रिलीज होती है। लेकिन इसका मैकेनिज्म कैसा है, किस प्रकार से ऐड होंगे और ऐड होने के बाद ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, उनके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। प्लाज्मा टेम्परेचर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी। प्लाज्मा में जो आयंस एग्जिस्ट करते हैं उनका टेम्परेचर कितना होता है, उनकी वेलोसिटी मतलब वेग कितना होता है और उनकी डेंसिटी कितनी होती है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। CMES का फुल फॉर्म होता है कोरोनल मास इंजेक्शन मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम सन कोरोना। मतलब सन का जो सबसे आउटर लेयर है जिसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड कितना है। हमेशा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये शिफ्ट होते रहता है टेम्परेचर की वजह से, इसलिए ये जानना कि उसके आउटर शेल पे कितना ज़्यादा जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। उसके बाद देखते हैं सोलर वैल्कोनिक, मतलब सोलर वॉल्केनो के बारे में। आपने कई बार नासा द्वारा जो चित्र जारी किए गए हैं या जो फोटोग्राफ्स जो फोटोग्राफ जो उन्होंने डाले हैं उनसे पता चलता है कि जो सन है उस पर उसके अपर एरिया या लोअर एरिया या कहीं पे भी लाखों किलोमीटर ऊंचे ज्वालामुखी जैसे फटता है तो चारों तरफ गुब्बार टाइप का दिखता है, उसी प्रकार से लाखों किलोमीटर ऊंचे इस प्रकार के जो प्लाज्मा हैं
वो ऊपर तक आते हैं और फिर ग्रेविटी की वजह से नीचे चले जाते हैं। तो ये क्यों होता है, इसके लिए कौन से एलिमेंट जवाबदार है, मैग्नेटिक फील्ड इसमें क्या क्या भूमिका निभाता है, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। अगला है मैग्नेटिक फील्ड ऑन लेयर्स। कौन से मैग्नेटिक फील्ड जो है कितने लेयर तक विद्यमान है, जैसे फोटोस्फीयर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्रोमोस्फीयर में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ट्रांसमिशन एरिया में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, या कोरोना में कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। मतलब अलग अलग लेयर्स में मैग्नेटिक फील्ड्स कितने होंगे उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगी। सोलर वाइंड्स, जो सोलर ऊर्जा है, मतलब जो सौर पवन जिसको भी बोलते हैं, सौर पवन या सौर आंधी जिसको भी बोलेंगे, सन जो वाइंड्स जिसको बोलेंगे, वो कितनी स्पीड से चलती हैं ये तो हमको पता है, लेकिन ये कैसे क्रिएट होती हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड का क्या रोल होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में जो आदित्य जो सैटेलाइट है वो हमको इमेजेस भेजेगा, और उन इमेज को हम एनालाइज करके ये देखेंगे कि हम जो है पहले पॉइंट से लेकर 90वें पॉइंट तक कौन कौन से उन इमेजेस को एनालाइज करके हम इन 9 पॉइंट्स का पता लगाएंगे। याद रखिएगा, सन के बारे में छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन भी बहुत बड़ी होती है, क्योंकि हमारा सन इस पूरे सोलर सिस्टम का 99.8% होल्ड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आदित्य L1 के बारे में जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो मैं आपको दे पाया हूँगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।